अथ श्री बुलडोजर कथा। आज भारत के कई पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें ये जो बुलडोजर कथा है, बुलडोजर और इस तरह के जो मौलिक अधिकार का हनन, उसको स्वतः संज्ञान में लेने की अपील की गई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। इस बुलडोजर प्रकरण पर अम्बेडकरनामा पे भी विश्लेषण जारी है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिए। खाता न बही जो साहब बोले वो सही। हमारे साथ इलाहाबाद से उन्हीं के होम डिस्ट्रिक्ट, वहीं रहते हैं जेपी सिंह साहब, मौजूद हैं और उन्हीं की शहर की घटना है और इनकी बारीक नजर एक एक बिंदुओं पर रहती है। वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्या मसला है, कहां तक कानून का पालन हुआ और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्या पहले उन्होंने कोई नोटिस दिया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो था, किसके नाम पे घर है, किसका नहीं है, कितना इंक्रोचमेंट था और इंक्रोचमेंट क्या इसी समय याद आया, क्या मसला है कि ये सिर्फ खेला है कि बुलडोजर संविधान और न्यायिक व्यवस्था, ये बात समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या आपका शहर बहुत चर्चा में है? सर पूरा यूपी चर्चा में है, पूरा यूपी? सहारनपुर चर्चा में है, कानपुर चर्चा में है, हाँ हाँ हाँ। प्रयागराज चर्चा में है, ज्ञानवापी चर्चा में है। जी सब जी सर चर्चा में सभी शहर है। जी मुख्य बात यह है सर कि कोई भी सरकार अगर खुद ही कानून के शासन और संविधान को नहीं मानेगी तो क्या होगा। जी हर चीज की एक संविधान और कानून के शासन में व्यवस्था दी गई है, हर एक के लिए कानून दिया गया है। और जहां जी कानून नहीं है वहां कोर्ट 142 के तहत, आर्टिकल 142 के तहत दिशा निर्देश देता है और कहता है कि जो है जब तक ये कानून इस पर नहीं बनता तब तक जो है ये दिशा निर्देश जो है पालन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि हम माने ही नहीं तो आप क्या करेंगे। अब देखिए, जुमे की नमाज जो पिछले शुक्रवार को हुई, उसके पहले शुक्रवार को कानपुर में दंगा हो गया। इसके अलावा अरब देशों ने पैगंबर साहब को लेकर के काफी दबाव बनाया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार की काफी किरकिरी हुई। तो नूपुर शर्मा और आपके जो नवीन कुमार जिंदल हैं साहब, उनको निलंबित किया गया। नूपुर शर्मा को निलंबित किया, नवीन जिंदल को तो निष्कासित किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अलावा जो आग में घी का काम किया वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया, जब उन्होंने नूपुर शर्मा को और सुरक्षा व्यवस्था जो उनको दी गई थी उसको और मजबूत कर दिया। इससे ये संदेश गया कि उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अभी आपने देखा होगा कि योगी के खिलाफ किसी ने टिप्पणी की, मोदी के खिलाफ किसी ने टिप्पणी की, तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, यूएपीए लगा दिया जाता है, देशद्रोह लगा दिया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी जल्दी जमानत नहीं होती। अभी तक यूएपीए, देशद्रोह में शरजील इमाम, उमर खालिद, ये लोग जो है अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, जमानत नहीं हो रही है। लेकिन पैगंबर साहब जो एक पूरी दुनिया में एक जो है वो धर्म विशेष के सबसे शीर्ष पर बैठे हुए जो है क्या कहते हैं धर्म गुरु हैं, या खुदा के बाद खुदा के पैगंबर माने दूत हैं, उनके खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है और उसमें पहले तो एफआईआर नहीं होती, जब दबाव पड़ता है एफआईआर होती है, तो एफआईआर इधर होती है, उधर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इससे एक बहुत बड़े तबके को काफी जो है वो क्या कहते हैं मतलब एक प्रकार से उनकी आस्था पर चोट हुई। आप स्वयं कहते हैं, ये सरकार कहती है, सरकार के बैठे संगठन कहते हैं, ये इस सरकार का मात्र संगठन कहता है कि आस्था पर चोट जो है बर्दाश्त नहीं किया जाए। आस्था सर्वोपरि है, आस्था पर तर्क नहीं होगा। तो सवाल है कि आप ही की आस्था है, दूसरे की आस्था नहीं है। जी इसी मामले में 3 दिन के अंदर मेरी गिरफ्तारी होती है, दिल्ली पुलिस ही जी करती है। जी 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 उन्हीं जी अब धाराओं में आपकी उन्होंने अगर कहा जी धारा ज्यादा है नुपुर शर्मा के मामले में, जी और मैंने तो हिंदू धर्म पे एक टिप्पणी की थी
उस जी विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, नुपुर शर्मा ने जब आपने दूसरे धर्म पे टिप्पणी की थी, और वही दिल्ली पुलिस वहां सुरक्षा दे रही, गिरफ्तारी तो दूर की बात। जी। देखिए, आपने जो कहा था, तो उसने कहा था कि यदि ऐसा हो तो, आपने उसमें किंतु परंतु लेकिन लगा दिया था, इसके जी। बावजूद आपकी जी। गिरफ्तारी हुई। जी। आप ये देखिए, जो एक पत्रकार हैं, सबा रिजवी या सबा जैदी करके हाँ कोई हाँ। पत्र है ना, हाँ, उन्होंने सिर्फ उसकी तुलना आपके जो आपके भाभा एटॉमिक सेंटर का जो हाँ। वो गुंबद है, उससे उन्होंने दोनों फोटो अगल बगल लगा दिया था, और उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। हम्म। हालांकि गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने केवल फोटो लगा दिया था। वो फोटो की ये जो है वो उसका भाभा का जो है गुंबद है, और ये जो है ये दिखा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आपकी आस्था इतनी कमजोर है, या आपकी आस्था पर इतना जरा सा है कि जरा सा हवा चलने पर आपकी आस्था प्रभावित हो जाती है, तो भैया दूसरे की भी आस्था है। मैं तो अगर आस्तिक हूं, तो मैं वैदिक कालीन आस्तिक हूं, जब निराकार ब्रह्म की उपासना होती थी। आप साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार अगर कोई होगा तो आपका जो है कभी उसकी जो है वो छवि नहीं टूटेगी, या उसके ऊपर हवा बयार का असर नहीं होगा। लेकिन अगर साकार होगा तो कोई उखाड़ देगा, कोई तोड़ देगा, कोई उसके ऊपर अंडा चढ़ा देगा, कोई कुछ, तुरंत आपकी आस्था प्रभावित हो जाती है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ईश्वर मेरी रक्षा करता है, मैं ईश्वर की रक्षा नहीं करता। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं ही ईश्वर बन जाऊंगा। ईश्वर की क्या जरूरत है? ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जिसको जिस नाम से भी लें, वो जो है प्रकृति की रक्षा करता है, वो हमारी रक्षा करता है। अगर हम ही उसकी रक्षा करने लगे तो फिर उसका क्या मतलब महत्व है? बहरहाल, ये सब बहस के मुद्दे हैं। अब खैर। इस पर जब इस शुक्रवार को जब यहाँ पर जो है नमाज हुई, तो नमाज के बाद कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हुए, मुस्तफा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जी। उन्होंने कहा साहब हम जुलूस निकालेंगे, तो वहां पुलिस प्रशासन के लोग पहले से ही लगे हुए थे। उन लोगों को अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, पूरे प्रदेश में लगे थे। उन्होंने यहाँ कहा कि साहब आप ये जुलूस न निकालिए, क्योंकि जुलूस निकालने में कानून व्यवस्था के खराब होने का खतरा है, कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, शांति भंग होने की खतरा है। वो लोग मान गए, वहां से चले गए। लेकिन वहीं से 2-3 किलोमीटर दूर इस्लामिया कॉलेज है, और उसके सामने अटाला बस्ती है। वहां भी नमाज के बाद गली से निकल करके किशोरा अवस्था के लड़के बाहर निकल करके जो है वो इकट्ठा होने लगे। वहां पुलिस दरोगा वहां पर भी थे, लेकिन उन्होंने उनको तब नहीं हटाया। जब प्रशासन के लोग पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई यहाँ क्यों इकट्ठा होने दे रहे हो, सबको हटाओ, सबको तितिर बितिर करो। अब उसमें उन्होंने जो है डंडा पटकना शुरू किया, तो उसमें वो लोग भागना शुरू किए। उसी में कहते हैं कि पुलिस ने पहले जो है उन लड़कों को जो है 2-4 डंडा जमा दिया। लड़के किशोर अवस्था के थे, उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं था। अब उनको जब डंडा जमा दिया, और वो जब गली में घुसे, तो उसी में किसी लड़के ने उधर से जवाबी पत्थर फेंक दिया। अब जब पत्थर फेंक दिया, तो उधर से जो है ढेला चला, तो इधर से भी पुलिस भी ढेला उठा के चलाने लगी। अब इसी में जो है लड़ाई बढ़ गई, और जब गली में घुसी, तो लोगों में पहले से ही जो है आक्रोश था। और लोग यहाँ जो मुस्लिम हैं, उनको पीएसी देख के उनको बहुत जो है वो मतलब गुस्सा चढ़ जाता है। पीएसी इन्होंने लगा दी थी, जबकि इसके पहले आरएएफ लगती थी। तो अब वो ये समझिए कि माहौल बिगड़ गया। लेकिन जो माहौल बिगड़ा, जो पथराव हुआ, उसमें बड़े लोग शामिल नहीं थे। उसमें किशोर अवस्था और बच्चे बच्चे थे, मतलब जो किशोर अवस्था से नीचे वाले थे ढेला चलाने में। जो छत बारजों पर से जो कह रहे हैं कि जो ढेला चला, उसमें कह रहे हैं कि परिवार, स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे, है ना। ये स्थिति पैदा हुई सर। अब सवाल इस बात का है कि इसमें इन्होंने अचानक कुछ लोगों को चिन्हित किया कि साहब ये मास्टरमाइंड है, जिसमें एक मोहम्मद जावेद हैं जो समाज सेवी हैं, जिनके बारे में पिछले मेरे जो है 1980 से मैं पत्रकारिता में हूँ, 80 से लेके 22 तक पहली बार उनका नाम सुना कि साहब इलाहाबाद में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी, कुछ ओवैसी से ये बड़ा जो है आपका क्या कहते हैं, मतलब एक्टिविस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट है जावेद, जो ये जो है पत्थर चलाने के लिए जो है जो लोगों को उकसा रहा है, भड़का रहा है। इसके बाद इन्होंने एक अटाला में बड़ी मस्जिद है,
वहां के इमाम को पकड़ लिया कि साहब अटाला की मस्जिद के बाहर लोग ज्यादा जो है वहां हिंसा हुई है। ये नहीं है कि अटाला की मस्जिद से जो है वो पत्थर चला है, बाहर हिंसा हुई। अब आपके घर के बाहर लोग खुदा भीड़ लगा लें और जो है वहां से पत्थर चलाएं तो आप उसमें कैसे जो है मतलब दोषी हो गए? या तो आप उकसाते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ललकारते हुए दिखाई पड़ रहे हो, कैसे हो गए आप बताइए हमको। अब उनको भी अरेस्ट कर लिया है। अब जावेद साहब का हुआ कि साहब इनका जो है वो योगी की बुलडोजर पॉलिसी है कि जो इस तरह के लोग हों उनका जो है घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए, कोई कानून व्यवस्था का जो है उसमें अनुपालन हो ना हो, उसको दोषी सिद्ध किया जाए न सिद्ध किया जाए। मतलब जिस पुलिस की गवाही को कोर्ट विश्वसनीय नहीं मानती, उस पुलिस को आपने जो है वो जज की जगह बैठा दिया कि जिसका चाहे मकान तोड़वा दे, जिसका चाहे जो कर दे। अब जब जावेद साहब को गिरफ्तार कर लिया, उनकी पत्नी लड़की को ला करके बैठा लिया, जो आपका यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, जिसके द्वारा जो है तमाम विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ है, तमाम डेवलपमेंट का काम होता है, जिसमें अतिक्रमण हटाने का काम होता है, इस सब के लिए बाकायदे कानून के प्रावधान है। उसमें धारा 27 है कि अगर कोई आदमी जो है अतिक्रमण करता है तो उसको मकान अतिक्रमण करके बिना नक्शे पास किए मकान बनवाता है, या नक्शा पास होता है और विपरीत मकान बनवा लेता है, जितना जगह होती है उससे ज्यादा घेरता है, मैंने जिस प्रकार की भी अनियमितता है उसके लिए बाकायदे नोटिस दी जाती है, उसको 15 दिन का समय दिया जाता है, उसका जवाब जो है सुना जाता है। फिर उसको अगर उसका नक्शा नहीं पास है तो कहा जाता है कि आप नक्शा दाखिल कीजिए। नक्शे में जो है वो प्राधिकरण कोई भी हो, इलाहाबाद प्रयागराज हो प्राधिकरण हो, या कानपुर हो, या गाजियाबाद हो, या कोई भी हो, फिर उसको जो है वो कहती है कि इसमें इतना इसमें कंपाउंडिंग है और इतना असमनीय है, असमनीय को आप अपने से ध्वस्त कर लीजिए, और जो कंपाउंडिंग है उसका चार्ज लगाती है, उस चार्ज को जमा करने का समय देती है। इसके बाद आपके जो है वो जो प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन कमिश्नर होते हैं, उनके अपील करने का समय देती है। इसके बाद हाई कोर्ट है। मतलब इन सब के होने के बाद जो है जा करके उसका जो है अगर वो नहीं मीट आउट होता तब ध्वस्तीकरण होता है। इसमें 10 तारीख को नोटिस दी और 11 तारीख को ध्वस्तीकरण कर दिया, और उनकी पत्नी जावेद साहब की और बच्ची जो इलाहाबाद में थी वो पुलिस हिरासत में थी। अब वो कब जवाब देती, क्या करती? फिर 15 दिन का समय नहीं दिया, और फिर सबसे क्रक्स ऑफ द पॉइंट ये निकला कि वो जो मकान है, वो मकान में ये लोग 20 साल से रह रहे थे। 20 साल में ऐसे ही मान लिया जाता है कि 20 साल बाद कोई नक्शा थोड़ी पास कराता है। और फिर जब आप अवैध निर्माण हो रहा तब आप क्या कर रहे थे? एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत है कि लिमिटेशन पीरियड का सिद्धांत है कि मतलब जिसका अगर अवैध भी हो तो वैध मान लिया जाता है अगर 20 साल पूरा ना हो। फिर वो उनकी पत्नी के नाम है जावेद साहब की, जो उनके जो है ना ससुर साहब ने अपनी लड़की को दिया था। अब इतना सब जो है घालमेल है। दरअसल इनकी जो लड़की है वो आपके जेएनयू में पढ़ती है, और वो काफी जो है आपके एनआरसी और जो ये सब आंदोलन था नागरिकता वाला उसमें काफी सक्रिय थी। उसने दिल्ली से लेके जेएनयू से लेके इलाहाबाद तक, शाहीन बाग से लेके इलाहाबाद में ही मंसूर पार्क में भी बहुत लंबा आंदोलन चला था, वहां तक उसने आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बात यह है कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अच्छा, इसमें फ्रस्ट्रेशन तो उस बात का है जी। जी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर अगर आपको जावेद को करना था तो उनकी पत्नी का मकान आप ढहा देंगे। आप कोई भी मकान ढहाते हैं तो आप जो है वो क्या कहते हैं, उसके बीवी बच्चों ने क्या, किसी के बीवी बच्चे पति पत्नी मतलब जो उसके फैमिली के और लोग हैं, उसके माँ बाप वगैरह वगैरह ने क्या गड़बड़ी की है जिसको आप दंडित करने लगते हैं? कोई एक अपराधी होता है, अगर उसने हत्या किया तो वो दंडित होगा ना। नाथूराम गोडसे दंडित हुआ था ना, नाथूराम गोडसे का परिवार तो नहीं दंडित हुआ था। आपका सतवंत सिंह दंडित किया गया था, आपका क्या कहते हैं अफजल गुरु दंडित किया गया था, आपके जिलानी साहब को, आपके प्रोफेसर जिनको इन्होंने पकड़ा था बाद में कोर्ट ने छोड़ दिया, तो उनके फैमिली को भी पकड़ा था क्या? परिवार ने क्या गड़बड़ी किया? जो अगर किसी मकान में रह रहा है तो परिवार ने क्या गड़बड़ी किया ये बताइए कि आप उसका पूरा मकान ढहा दे रहे हैं? मतलब कोई नियम कानून, कोई इसमें आपका आर्टिकल 15 आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, और अगर वो उसी में व्यापार कर रहे होते तो आर्टिकल 301 का उल्लंघन है। ये ध्वस्तीकरण आप समझ लीजिए आप।
तो सवाल है कि इस संविधान का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का भी आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप आखिर कहां ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को या पूरे देश को? या आप कौन सा उदाहरण सेट करना चाहते हैं? मार दो, ठोक दो, तोड़ दो, मतलब कुछ भी कर दो। कोई अपराधी पकड़ जाए तो वो फर्जी मुठभेड़ के नाम पर उसके पैर में गोली मार दें। जिंदा है कि साहब मुठभेड़ में दौरान गिरफ्तारी, एक जो आपको मुठभेड़ करने का कोई भी जो है कानूनी इजाजत आपको नहीं है। आपको सीआरपीसी में है कि दौरान गिरफ्तारी आपने जो है वो हल्का बल प्रयोग करके आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, तो उसकी आड़ में आप कहते हैं साहब हम गिरफ्तार करने गए, इन्होंने चुनौती दे दी, ये गोली चला रहे हैं या ये कर रहे हैं। इसका जो है न कोई चश्मदीद है, न कोई वैलिड प्रमाण है। फिर मजिस्ट्रेटी जांच का प्रावधान है, उस जांच में मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, उसी शहर में कौन गवाही देने जाएगा? जब गुंडों के डर से लोग गवाही नहीं देना है, तो प्रशासन के डर से और पुलिस के डर से कौन गवाही देने जाएगा? आप बताइए। आप तो सब कानून का मतलब राज ध्वस्त हो घालमेल रहा है, है, आप कौन सा राज समझिए। है? ये कानून का जंगल राज राज है, ध्वस्त हो ये रहा है, ये कौन सा राज है? जंगल राज है, इसको जंगल राज कहा जाता है। ये राम राज नहीं है, ये जंगल राज है। आप बताएं, असली। हमारे ख्याल से रावण राज में भी ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि हाँ। रावण जो है सबसे महापंडित कहा जाता था, जी जी। भले राक्षस कुल में उसने जन्म लिया हो। अच्छा, ये सर, ये खाली बुलडोजर मुसलमान का घर पहचान रहा है कि जो जो इनके विचारधारा से सहमत नहीं होगा सबका घर पहचानेगा? ये सबका घर पहचानते हैं जो इनके विचारधारा सहमत नहीं है, जो आपके विपक्षी दल से संबंधित है, और बाकी मुसलमान का घर तो पहचानते ही, वो तो बिना आंख मूंदे पहचान लेते हैं। लेकिन बाकी भी जो विरोधी हैं, जैसे मान लिया कि आपके इलाहाबाद में विजय मिश्रा है, क्या तो माफिया है तो उनका टूटने लगा, तो बिजमा यादव की दुकान टूटने लगी, तो मतलब सब अवैध निर्माण है। लेकिन आप ये बताइए कि 60 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में आपने किसी भी बीजेपी या संघ से जुड़े नेता को ईडी नोटिस देखा? आपने किसी के यहाँ इनकम टैक्स रेट देखा? आपने किसी के यहाँ सीबीआई रेट देखा? आपने किसी का मकान ध्वस्तीकरण देखा? इवन कि आप किसी का मकान, आप ये समझ लीजिए कि उसको जो है प्राधिकरण की नोटिस तक नहीं मिलती। अधिकारी को रहना है कि नहीं रहना इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद में? अगर वो बीजेपी नेताओं और संघ के नेताओं को नोटिस देने लगे, पूरे उत्तर प्रदेश में संघ आपके बीजेपी के नए नए कार्यालय बने हैं, मेरा आरोप है कि एक का भी नक्शा पास नहीं। एक का भी नक्शा पास नहीं? जी, गंभीर ये आरोप लगा जारी, रहे हैं। ये मैं मांग कर रहा हूं कि श्वेत पत्र जारी करें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नए कार्यालय बने हैं उसमें जो है वो किसका नक्शा पास है, किसका नहीं पास है। आज थंबनेल यही लगेगा। हाँ, और दूसरी बात ये, आपके जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जी। जो संघ से जुड़े लोग हैं, उनका जो मकान है, जो उनके एमएलए हैं, कई बार से जो एमएलए हैं, जरा वो भी जो है वो बता दें कि उनका जो है वो मकान जो उन्होंने सब उसमें अल्टर कराया, ये कराया है, तो एडीए से क्या उसकी परमिशन है? दिखाए, परमिशन लेटर जारी करें। मतलब आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपके जो है क्या कहते हैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, और फिर हाई कोर्ट का निर्देश है और अर्बन इनके क्या कहते हैं जो आपका ये है डेवलपमेंट और जो है मतलब जो लॉ है 1973 का, उसमें प्रावधान है और उनके उपविधि में प्रावधान है कि अगर जो है वो आपका कोई अवैध निर्माण है, वो ये सब होता है, तो इसमें जो संबंधित जोनल अधिकारी है, जो संबंधित जो है वो प्रवर्तन दल का अधिकारी है, जो संबंधित जो है इंजीनियर है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी यहाँ इसके पहले जब तमाम ध्वस्तीकरण कुंभ और स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ था, तो जस्टिस बघेल ने बाकायदे एडीए को कहा था कि आप बताइए कि किसके किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की जो इतना अवैध निर्माण हुआ। प्रयागराज में कछार क्षेत्र में कम से कम 2 लाख मकान है, जिसमें सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश है कि जो बाढ़ का उच्चतम बिंदु गंगा का है, उसके उच्चतम बिंदु से 500 मीटर गंगा के दोनों ओर कोई निर्माण नहीं होगा। और ठीक कछार में जो बिल्कुल डूब क्षेत्र है, उसमें इलाहाबाद में कम से कम 2 लाख गंगा के जो है उसमें क्षेत्र में निर्माण हुआ है और एक का भी ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। इलाहाबाद में आपका कई लाख स्टेट लैंड पर मकान बने हैं, एक का भी ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है। इलाहाबाद शहर में कम से कम 2 लाख मकान होंगे, 3 लाख, 10 लाख, जिसमें जो आपके बिना नक्शे के बने हैं। आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग पहुंच जाते हैं, अगर आप मकान बनाने वाले हैं, कि आप काहे वहां इतना पैसा जमा करेंगे नक्शा पास कराने के लिए। आप जो है हम ही लोगों को
उसका जो है एक 10वां अंश और 20वां अंश दे दीजिए और मकान बनाइए, रहिए, और लोग रह रहे हैं। इलाहाबाद में कम से कम आपका 2 लाख 3 लाख ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अगर नक्शा भी पास कराया होगा तो अलानिया नक्शे के खिलाफ मकान बनवाया है, कोई ध्वस्तीकरण नहीं है। इसी मकान का क्या इन्होंने कोई नोटिस दी थी कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं? क्या इन्होंने उसका चालान काटा था? क्या इन्होंने मतलब कहा था कि आप इसका नक्शा जमा कीजिए? क्या किया था इन्होंने? ये दिखाएं कागज। अगर एकदम कानूनी रूप से अराजकता है, अराजकता है, और ये पैसा कमाने का पूरा ढंग है। अगर आप समझिए जब से विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ है तब से उसके वाइस चेयरमैन, उसके सेक्रेटरी, उसमें तैनात इंजीनियर, उसमें तैनात प्रवर्तन अधिकारी, उसके जो है आपके सब डिविजनल अधिकारी, उसमें जो लोग मर जाते हैं अधिकारी, उनके लड़कों को जो क्लास 3 में नौकरी दिलवा के अधिकारी बना दिया जाता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ऐसे लोगों का केवल आप नमूने के तौर पर जो है अगर ये आप छापा डलवा के देखें ईडी का और सीबीआई का, अगर उनकी आय से हजारों गुना अधिक उनकी प्रॉपर्टी ना निकले, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। जी, गंभीर बात कह रहे हैं। अगर कानून के हिसाब से ध्वस्तीकरण हो, डेमोलिशन हो, तो मकान विहीन हो जाएगा उत्तर प्रदेश का शहर। खाली पुराने पुराने शहर, पुराना शहर बचेगा। और उसमें भी खाली अगर वो आप कहेंगे आपने अपने घर को क्यों इधर से उधर कर लिया, आपका नक्शा 1925 में पास है, उसमें तो ये था, आपने ये कर लिया, तो वो भी नहीं बचेगा। वो भी नहीं बचेगा ना। जी जी चलिए, ये तो बड़ा गंभीर मत, लेकिन ये है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह यूज हो रहा है बेसिकली। जी जी। कानून का कोई राज नहीं है, हाँ हाँ पॉलिटिकल वेंडेटा हाँ की तरह हाँ, यूज हो रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह यूज हो रहा है, आपका धन उगाही के लिए यूज हो रहा है। आप ये समझिए कि मतलब आप सोचिए मकान बनाने वाला पहले नक्शा पास कराने अगर इनके पास जाए तो ये नक्शा नहीं पास करते, उसमें दुनिया भर की धन उगाही होती है। नक्शा ये जिस तरह का देंगे उस तरह के नक्शे में आप मकान बनवाएंगे तो लैट्रिन ही, बाथरूम और आगे पीछे जगह छूटेगी, कमरा ही नहीं बनेगा। मतलब इस तरह सब अव्यवहारिक है, आपसे बता दें। इसके बाद जो है आप डेवलपमेंट नाम है और कोई डेवलपमेंट जो है इनका शहर का नहीं है, ये केवल अवैध निर्माण से वसूली में पूरा महकमा लगा हुआ है। पहले तो कॉलोनी भी बनाते थे, अब तो पिछले 10-15 साल से कॉलोनी भी मैक्सिमम विकास प्राधिकरण नहीं बना रहे, क्योंकि न इनके पास लैंड बैंक है, न लैंड खरीदने का पैसा है, और न उसको डेवलप करके बनवाने का पैसा है। ये समझ लीजिए आप। सर, आपने कहा कि बीजेपी के जितने कार्यालय खुले हैं उत्तर प्रदेश में, खास तौर से आपने कहा नए तो नए किसी बने हैं जो कार्यालय। नए कार्यालय बने हैं, किसी का नक्शा पास नहीं। अगर नहीं, मान लीजिए, अगर यही परंपरा रही कि एक दिन में बुलडोजर से तुड़वा दिया जाए, अगर सरकार कभी बदलती है, अगर वो चाहे तो बीजेपी के नए ऑफिस है उसको तुड़वा सकती है एक दिन में। कोई कुछ भी कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि जो इलाहाबाद में आपके जो दुनिया भर के नर्सिंग होम बने हैं, जो जी। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल में नए नए विंग बन रहे हैं, यहाँ MNIT है, MNNIT, जो केंद्रीय हम्म। सरकार का संस्थान है, जिसको मुरली मनोहर जोशी के समय उसका अपग्रेड करके IIT के बराबर किया गया है। वो हम्म। केंद्रीय संस्थान है, हालांकि ऑटोनॉमस कहते हैं। आप बता रहे उसमें जो है बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बन रही है। आपका हाई कोर्ट का जो नया नया विंग बन रहा है, हाई कोर्ट का, वाह, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसका नक्शा पास नहीं है। क्या बात है। आपने तो परत दर परत खोल दी पूरा। जबकि आप समझिए कि इनके विकास प्राधिकरण में के मतलब नियमों में ये है कि चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका विमानपत्तनम हो, चाहे आपका कुछ भी सरकारी हो, अगर वहां कोई भी निर्माण कार्य स्थायी प्रकृति का होता है तो आप ये समझिए कि उसका जो है क्या कहते हैं नक्शा पास होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि हम्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नक्शा दिखाया जाए, जो नया विंग इसलिए पिछले 10-20 साल में बने हैं और जो नया अभी बन रहा है। तो फिर पास कैसे हो जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का? तो अब हाई कोर्ट सब में कहो किसकी किसके माई माई के दूध ने पिलाया है दूध, जो हाई कोर्ट में जाके कहेगा कि आपका नक्शा पास नहीं है? किसकी अम्मा ने दूध पिलाया है? आप आजकल सुनते बताइए। हैं कि हाई कोर्ट के जजेस भी सहमे हुए रहते हैं, राज सत्ता ज्यादा पावरफुल हो गई। अरे लीजिए, आज तो एक जो है कार्टून जो है सोशल मीडिया पे घूम रहा है, उस कार्टून में हाई कोर्ट के ऊपर बुलडोजर खड़ा है और बुलडोजर चला रहे हैं जो है अपने दाढ़ी प्रधानमंत्री। और जो है उन्होंने जो है बुलडोजर का जो आपका पंजा है ना, उसमें उन्होंने न्याय की देवी को हाँ इसे टांग रखा है। आज बता रहे कोई मालवी संभवतः है जिनका जो है ये कार्टून सोशल मीडिया पे घूम रहा है। हाँ, वो मध्य प्रदेश के हैं, गिरीश मालवीय के भाई हैं। नहीं,
अच्छा अच्छा अच्छा, उनका हाँ, घूम रहा उनके है जी। भाई है, गिरीश मालवीय के हाँ, भाई है। आप सोचिए आप, मैं आपको उदाहरण एक बताता हूँ। मैं दैनिक जागरण बनारस में था, तो उस समय आज से जो है तमाम लोग आए थे दैनिक जागरण में। उसमें कार्टूनिस्ट थे कांजी लाल के नाम से, आज में बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट जो जमाने में थे। वो आप समझिए कि राष्ट्रीय स्तर के कार्टूनिस्ट माने जाते थे, बंगाली थे, कांजी लाल के नाम से डालते थे। मैंने उनसे कहा कि जो ये परसेप्शन है राजनीति का, उस पर आप नहीं डालते। तो वो बोले कि अगर हम उस पर डालेंगे तो हमारे ऊपर डिफेमेशन हो जाएगा, और डिफेमेशन हमारे ऊपर क्या होगा, मतलब अखबार के संपादक और ये पब्लिशर पर हो जाएगा, प्रिंटर पब्लिशर पर। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनको, हम हेडिंग है उसके ऊपर कार्टून बनाते हैं। हम जो है अपना कार्टून को खबर नहीं बनाते कि अगर कार्टून को खबर बनाए तो भाई उससे कंटेंट हो सकता है। आज वो जो गिरीश मालवी के भाई मालवी साहब का कार्टून है, वो कंटेंट अगर चाहे तो उसके ऊपर हो सकता है। उसी तरह जैसे वो आपके कार्टूनिस्ट असीम पर जो है वो आपके बॉम्बे वाले पर हुआ था। सर लेकिन मैंने एक एक कार्टून शेयर किया था 2 दिन पहले, आर के लक्ष्मण का 1962 का, आपने देखा था जी। फेसबुक ट्विटर नहीं पे? नहीं सर, अरे नहीं। जरूर देखिए, वो कार्टून आपको जरूर देखना चाहिए। जी। उसमें कार्टून ये बना हुआ है जी। कि वो कह रहा है, पुलिस ऑफिसर एक्यूज वो कह रहा है जी। कि जाहिर है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि तुमने र्यूमर नहीं फैलाया है, लेकिन जी। तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम सच्चाई फैला रहे हो, गिरफ्तार। जी। जी। नहीं तो अच्छा अब सर। भाई, हाँ व्यंग तो है ना, हाँ व्यंग तो है सर, ना ऐसा सर। है, जी। जी। आज खबर है कि कई जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पूर्व जजेस ने, फॉर्मर जजेस और सीनियर लॉयर्स, शांति भूषण का भी नाम है उनमें, प्रशांत भूषण का भी नाम है, तमाम ऐसे कई लॉयर्स हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है मौलिक अधिकारों को हनन को लेकर। इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? सीजेआई कुछ एक्शन लेंगे? देखिए, एक्शन उनको लेना चाहिए। वो उसका संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ये हम लोग कैसे बता सकते हैं कि लेंगे कि नहीं लेंगे। जी। लेकिन एक्शन उनको इसलिए लेना पड़ेगा कि जमायते उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के या प्रयागराज के जावेद मियाँ के प्रकरण को लेकर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, होने वाला है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका कल दाखिल की। तो अच्छा। उस याचिका को एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, वो तो याचिका दाखिल हो गई है ना। इसके हाँ हाँ हाँ। अलावा अभी आपके 24 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में नागेश्वर राव की पीठ ने जो दिल्ली आपके वाले के। जहांगीरपुरी, हाँ, दिल्ली वाले हाँ। मामले में जो कहा था, तो उसमें बल्कि जो है पार्टी ने ये कहा था, जिन्होंने दाखिल किया था, कि आप इस पर एक जनरल आदेश पारित कीजिए कि जब तक ये डिसाइड ना हो तब तक कहीं जो है आपका बुलडोजर न चले। तो उन्होंने जवाब जो दिया था उन्होंने, तो बोले कि तो क्या इसका मतलब जो हमारे आदेश हमने जो दे रहे हैं इसके खिलाफ लोग जाएंगे? तो चली तो गई उत्तर प्रदेश, अब क्या करेंगे? हाँ। अब क्या, उत्तर आप प्रदेश बोले चला थे उस गया समय? ना, उत्तर आपसे प्रदेश चर्चा सरकार हुई चली थी, गई ना। आपने कहा था जी। ये बात, आपसे हाँ जी। चर्चा हुई थी। हाँ। हाँ। तो चली गई और ना। आप। तो सवाल इस हाँ। बात का है कि उनका पहले से वहां पर दाखिल है, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये दाखिल है। इसमें जो है वो जैसे जो कोर्ट में जो ठंडे बस्ते में जाके रहता है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये ध्वस्तीकरण का मामला दाखिल है। आप 3 तलाक पर तो जो है आप जो है क्या कहते हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे जमाल घोटा न्यायपालिका ने पी लिया है। डिसाइड करने में, सुनने में टाइम नहीं लगता। इस तरह के मुद्दे क्यों नहीं सुनते आप वो जो हम्म। आपका जो सड़कों पर जो आपका अवैध धार्मिक अतिक्रमण है, चाहे हिंदू मुसलमान किसी का हो, जो आपका 2003 से आपके क्या कहते हैं अहमदाबाद से शुरू हुआ, जो 2003 से अहमदाबाद से शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट में है, उसको आप क्यों नहीं जो है डिसाइड करते? 2003 से आप जो है, जो विप्लव शर्मा ने जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आपको मालूम है कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी तनख्वाह है, और वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नाम रीडर, तनख्वाह 10,000, तनख्वाह 12,000। आपने भी ये मामले को उठाया था। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो बिना फैकल्टी के फर्जी डिग्री बट रही है, उसको आप 2004 से विप्लव शर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपने 40 या 42 43 डीम्ड यूनिवर्सिटी चिन्हित किया था कि साहब ये बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है, इसको बंद करना चाहिए। साल 2 साल के ग्रेस पीरियड देके कि उतने दिन में नया एडमिशन ना हो, जो पुराने लड़के जो निकल रहे हो निकल जाए, बाकी को ही एडजस्ट कर दिया जाए। आज तक एक भी नहीं बंद हुई। क्या किया आपने? ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा नहीं है कि बिना फैकल्टी के लोग डिग्री पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि साहब पढ़ने की व्यवस्था होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 10,000 12,000 13,000 के प्रोफेसर रीडर और लेक्चरर हैं।
और आपके जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं 80,000, 90,000, 1.5 लाख और 2 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं। दोनों के पढ़ने पढ़ाने के स्टैंडर्ड में कितना अंतर होगा, आप ये हमको बताइए। जो 1.5-2 लाख पाने वाला आदमी है 10,000 या 12,000 की नौकरी करेगा तो क्या पढ़ाएगा, आप बताइए। कपड़ा नहीं ढंग से मुद्दा पहन उठाना सकता, पढ़ाना तो दूर की बात है। नहीं, हम आपसे न्यायपालिका की प्राथमिकता के बारे में बात कर रहे हैं। जी 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 आप कहां ले जाना चाहते हैं? आप जो चीज खोना सुनना चाहिए वो आप नहीं सुनेंगे, लेकिन जो आपको नहीं सुनना चाहिए वो आप सबसे पहले सुनेंगे। आप अश्विनी उपाध्याय की जो है वो क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल जो है वो क्या कहते हैं एंगल्ड PIL है, उसमें तुरंत नोटिस जारी करेंगे। और आप जो है जो बाकी इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाले हैं, उनको आप ठंडे बस्ते में डाले रहेंगे। अभी रमना साहब ने जो है महीने 2 महीने पहले से थोड़ा एक्टिवनेस दिखाया, इसलिए कि वो अगस्त में जाने वाले हैं। नहीं तो अप्रैल के पहले साल भर का उनके कार्यकाल में कौन सा जो है इस तरह के मुद्दे जो है उन्होंने जो है क्या कहते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट में विचारार्थ उठवाए, आप बताइए हमको। जी तो बात यह है ना कि जब न्यायपालिका ही उस पर आंख मूंदे रहेगी। अब आप सोचिए, उस दिन लेटर पेटिशन जो है कुछ वकीलों ने दाखिल किया। अब वो लेटर पेटिशन कहाँ ठंडे बस्ते में रख गया, क्योंकि जो चीफ जस्टिस यहाँ के बिंदल साहब हैं वो जो है छुट्टी पर हैं, उनकी जगह कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनोज गुप्ता साहब हैं, उनके पास गया ही नहीं। जब अगले दिन फिर तब तक ध्वस्तीकरण हो गया। अगले दिन जब ये लोग गए तो वो लोग बोले कि साहब अब तो ये बेकार हो गया है, क्योंकि जो ध्वस्तीकरण था वो तो हो चुका है, अब आप रेगुलर याचिका दाखिल कीजिए। तो आज या कल में वो रेगुलर याचिका दाखिल करेंगे। तो जब रेगुलर याचिका दाखिल करेंगे तो उसमें नोटिस जारी होगी, उसमें सरकार को नोटिस जारी होगी, उसमें इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी होगी, इलाहाबाद प्रशासन को जारी होगी। 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते का समय होगा जवाब देने के लिए। और फिर अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो अगली तारीख पर फिर 2 हफ्ता, 4 हफ्ते का समय मिलेगा जवाब देने के लिए। मतलब तारीख पे तारीख प्रक्रियात्मक जो है उसमें आप उलझे रहिए। और जो आपने ऑनलाइन पेटिशन हुआ तो उसमें संज्ञान लेने की जिम्मेदारी किसकी है, आप बताइए नहीं, हमको। ठीक है सर। वाजिब आप सवाल उठा रहे हैं, और फिर हम लोग बने रहेंगे इस मुद्दे पर, लगातार चर्चा जारी रहेगी, देखते हैं। नहीं, अभी अच्छा, हो और सकता तो है। और ये जो आपने अभी एक बात बताई कि जो 12 लोगों ने जो आपका क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को जो ये लेटर पेटिशन फिर भेजा, इसको लेटर पेटिशन ही मान लिया, आपसे बता रहे, जी जी पत्र जी जी याचिका ही मानी है। जी इसमें आपके 3 जज हैं, पूर्व जज, जस्टिस बी जी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस बी गोपाला गौड़ा, जस्टिस AK गांगुली। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस चीफ जस्टिस AP शाह, मद्रास हाई हम्म कोर्ट के पूर्व जज के चंद्रू, जिनके हम्म नाम पर अभी जो है कुछ दिन पहले जो है वहां एक जो है वो मिनिमाइज से। जय भीम करके जो है वो क्या कहते हैं वो एक फिल्म भी बनी है, आपसे बता रहे है ना। जी आपके जो कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज मोहम्मद अनवर शामिल हैं, इसमें शांति भूषण शामिल है, इंदिरा जय सिंह शामिल हैं, चंद्र उदय सिंह शामिल हैं, श्री राम पांचू, प्रशांत भूषण, आनंद ग्रोवर भी शामिल हैं। अब ऐसे बड़े लोगों की पत्र याचिका है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब इस पत्र याचिका पर वो विचार करेंगे कि नहीं, क्योंकि और जब मामले सब सामने आएंगे अब तो समग्र रूप से सामने आएगा ना। अब तो ये डिसाइड होगा कि या तो ये दिशा निर्देश जारी करें या फर्दर ऑर्डर जारी करें कि जब तक इस पे दिशा निर्देश नहीं होता तब तक अब कोई इस तरह के बिना कानूनी प्रक्रियात्मक कार्रवाई पूरी किए बिना या इस कोर्ट की इजाजत लिए बिना कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा। इसके जी अलावा इन्होंने लगातार माहौल प्रयागराज में बनाया था कि जो बाकी लोग चिन्हित किए गए हैं, बाकी लोग गिरफ्तार किए गए, उनके घर भी गिराए जाएंगे। इनको अचानक वन फाइन मॉर्निंग जब घर गिराने का इल्हाम होता है तो आगे कहते हैं कि आप अपने घर का नक्शा दिखाइए, आप अपने घर का कागज दिखाइए। अभी तक आप उस पर वाटर टैक्स ले रहे थे, हाउस टैक्स ले रहे थे, आपका बिजली का जो है कनेक्शन आपने दे रखा उसी मकान पर, तो अचानक जो है वो घर का नक्शा कहां से कोई लाके दिखाएगा 100 साल, 50 साल और 75 साल पुराना। अब आप सही। जाइए मेडिकल कराने और आपको डॉक्टर कहे कि मिस्टर JP सिंह, आपकी दाहिनी आंख बाई आंख से छोटी है, आप कहें नहीं सर हमारी बराबर, कहें क्या आपको कैसे मालूम, मैं कह रहा हूं ना कि छोटी है। अब आप बताइए कैसे आप कहेंगे कि नहीं छोटी नहीं है, आप कहें सर हो सकता है छोटी हो। तो सवाल इस बात है कि जबरा मारे रोए न दे। तो कहे हम इधर से जा रहे थे तुमने गाली दिया, हमें नहीं, हमने गाली नहीं दिया, कहने तो बिल्कुल तुमने गाली दिया है, तुम जो बुदबुदा रहे थे तो गालियां दे रहे थे। अब हम कैसे प्रमाणित करें कि हमने गाली नहीं दिया, कोई रिकॉर्डेड वर्जन तो है नहीं, आपसे बता रहे हैं। तो जी 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 जबरा मारे रोए न दे। और आप ये समझिए कि अभी तक गुंडे गुंडे होते थे,
फिर कहा जाने लगा एक्सप्रेस की वर्दी वाले गुंडे, हम्म। अब विधायिका वाले गुंडे हो गए हैं आप सरकार। कि मतलब विधायिका आप वाले चुनी हुई सरकार हैं, अब आप विधायिका से कानून का पालन न करके विधायिका वाली गुंडागिरी कर रहे हैं कि न कानून न अदालत, जो हम कहें वही सही। जी। ये ठीक हाल है हो सर, गया सर। शुक्रिया। और हाँ, शुक्रिया। जी और बहुत बहुत ही आपने परत दर परत इलाहाबाद से जो जमीनी सच्चाई है वो सामने लाए हैं। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, लगातार आप सुनते रहते हैं, बेबाक, निडर, निर्भीक होकर बोलते रहते हैं। पूरा वीडियो सुनिएगा और उसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले किसी मुद्दे पर फिर जल्दी से जेपी सिंह साहब को बुलाता हूं। उनसे बात करना हमेशा आनंददायक होता है और इंफॉर्मेटिव होता है, एनालिसिस होता है। ये आस्था से नहीं बात कहते हैं, तर्कों और फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। पूरा वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू।